नमस्ते, मेरा नाम है अंकित मौर्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा पे। हम पीवाईक्यू सीरीज में साइंस वाले सेक्शन में आज सेट 12 करने जा रहे हैं। आप लोगों ने कई लोगों ने कमेंट किया है कि सर क्या 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ना साइंस के लिए ज़रूरी है। देखिए, यदि आपने जब आप 9th-10th में थे, यदि आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी रही होगी साइंस वाली, तो इसमें आपको उतनी समस्या नहीं आ रही होगी। जब आप लूसेंट पढ़ेंगे तो कुछ कुछ कंसेप्ट हो सकता है आपके रुकेंगे, तो आप उसको यूट्यूब से देख लीजिएगा उस स्पेसिफिक या पर्टिकुलर कंसेप्ट को। यदि आपने उस टाइम पे मेहनत नहीं किया था तो आपको इस समय मेहनत करने की ज़रूरत है। आप क्योंकि अभी समय है तो आप उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं ना, क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत अच्छा है साइंस वाले सेक्शन में, ठीक है। तो यदि आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन यदि मतलब उतना समय नहीं है आपके पास तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप क्या करिए कि लूसेंट पढ़िए। जहाँ पे आपको लगे कि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, सिर्फ उन टॉपिक को आप बस यूट्यूब पे सर्च करिए और उसको 5-10 मिनट का जो वीडियो है उसको देख करके उस कंसेप्ट को समझ के आगे बढ़ जाइए। ये मुझे लगता है ये बेस्ट तरीका है। पूरी एनसीईआरटी पढ़ने बैठेंगे तो बहुत समय जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक पृथ्वी और एक उपग्रह जो उसके चारों ओर घूमते मध्य गुरुत्वीय आकर्षण बल एकाएक शून्य हो जाए तो वह उपग्रह क्या होगा। देखिए क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक सेंटर में हमारा हाथ है, हम यहाँ पे कुछ एक पत्थर बांध के इसको चारों ओर घुमा रहे हैं, ठीक है। यदि अचानक से ये जो रस्सी होती है ये टूट जाती है तो क्या होता है कि जहाँ पे होता है ये जहाँ भी होता है वहाँ से ये वाला जो सर्कल कंप्लीट कर रहा होता है इससे एक टेंजेंट बनाते हुए ये इस डायरेक्शन में, मतलब कि इस रस्सी से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये दूर चला जाता है ना। तो यानी कि अब सेम चीज़ कंसेप्ट वहाँ भी अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ पे बीच में पृथ्वी है और यहाँ पे ये जो धागा यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ धागा ना लग करके इसके मध्य गुरुत्वीय आकर्षण बल लग रहा है। और यदि इसके बीच का गुरुत्वीय आकर्षण बल खत्म हो जाएगा तो ये स्पर्श रेखीय दिशा में आगे बढ़ जाएगा, है ना, टेंजेंशियली, ठीक है। और ये आगे की ओर निकल जाएगा। तो ये कहाँ पे कंसेप्ट है, ये बी वाला कंसेप्ट है, ठीक है। मूल कक्षा की स्पर्श रेखा, यानी कि मूल कक्षा कौन सी है इसकी, ये वाली मूल कक्षा है, ये जो सर्कल बन रहा है, ठीक है। इसका स्पर्श रेखी यानी कि इसका टेंजेंशियल, यानी कि जो ये लाइन है इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के 90 डिग्री से ये होकर के आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका क्या ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी सही हो गया। निम्नांकित में से कौन सा तत्व वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित कर देता है। जैसे देखिए ये वाला कंसेप्ट है। अब ये वाला कंसेप्ट आपको 9th की भी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। जब आप 12th की एनसीईआरटी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको कंसेप्ट ये मिलेगा, ठीक है। तो अब आप ऐसे हर टॉपिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ने बैठेंगे नहीं, तो आप इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन यही है कि जहाँ भी इस टाइप के सोल्यूशन दिखे तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो बस उस टॉपिक की यूट्यूब पर डालिए, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा रखा है, वहाँ से उसको पढ़िए और आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। यही सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। ये देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। देखिए जैसे वनस्पति तेल होता है, ठीक है, इसको जब घी में परिवर्तित करना होता है तो क्या करते हैं कि इसमें H2 से मिला देते हैं, यानी कि जो तेल होता है यदि इसको हाइड्रोजन से संतृप्त कर दें तो ये बन जाता है घी, ठीक है, घी बन जाता है। इसमें देखिए एक्चुअली में क्या होता है, ये असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। इसमें जब हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है ये संतृप्त यौगिक बन जाता है। जो घी है ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, ये क्या है, संतृप्त यौगिक है। तो इसमें किससे रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रही है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिटर्जेंट साबुन की तुलना में बेहतर निर्मलन अभिकर्मक होते हैं और उन्हें कठोर जल के साथ धावन हेतु प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि देखिए हमने ये आपको कंसेप्ट पहले भी समझाया है कि कठोर जल और जो मृदु जल होते हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, कैसे होता है। यदि आपका अभी भी कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आप पिछले क्लास में जाइए, उस कंसेप्ट को समझिए। इसीलिए कहा जाता है ना कि आप कंटिन्यूएशन में हर एक वीडियो को देखेंगे तो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, है ना।
देखिए क्या होता है कि जो कठोर जल होता है, कठोर जल में सोडियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, जब डिटर्जेंट को घोलते हैं, यानी कि ये डिटर्जेंट होता है, ये क्या करता है कि उस कठोरता को दूर करता है, उस कठोरता को लेकर के नीचे की ओर बैठ जाता है, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं कि वे कठोर जल के साथ घुलनशील सोडियम या मैग्नीशियम का लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोल्यूबल सोडियम मैग्नीशियम सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, जो कि कठोरता को दूर करते हैं और बेहतर झाग उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। और जब बेहतर झाग उत्पन्न होगा तो वो बेहतर कपड़े की सफाई कर पाएंगे, ठीक है। एक नाव में एक नदी को पार करते समय खड़े रहने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगेगा। अब जैसे ही इसी क्वेश्चन को, यदि आपको इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है तो आपको 11th के फिजिक्स के एनसीईआरटी पढ़नी पड़ जाएगी। तो आप 11th के फिजिक्स की एनसीईआरटी थोड़ी पढ़ने जाएंगे। ये जो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है ये आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए इस कंसेप्ट को समझना कैसे है कि देखिए जैसे एक नाव है, ठीक है, एक ये नाव है, ठीक है। अब इसमें कोई एक आदमी समझिए कि यहाँ पे खड़ा है। इसको इस तरह से समझिए कि जैसे एक पेन है, ठीक है, ये एक सरफेस है। पेन आपने कैसे भी करके यहाँ पे एक मतलब समझिए ईंट है, ठीक है, ईंट को आपने यहाँ पे बैलेंस कर रखा है इस तरह से, और एक ईंट इस तरह से लेटा हुआ है, एक ईंट खड़ा हुआ है। इसमें से कौन सा ईंट को पलटना ज़्यादा आसान होगा? जो खड़ा हुआ ईंट होगा। जो लेटा हुआ ईंट होगा उसको पलटना बहुत मुश्किल का काम होगा। ऐसे ही सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा कि यदि आदमी खड़ा हुआ होगा तो उसको पलटना आसान होगा, यदि आदमी बैठा हुआ होगा तो उसको पलटना मुश्किल होगा। ये होता क्यों है? क्योंकि क्या होता है कि जो ये जैसे ये खड़ी वाली ईंट है तो इसमें सेंटर ऑफ मास ज़मीन से ऊपर होता है, और सेकंड वाले में जो लेटा हुआ है इसमें सेंटर ऑफ मास ज़मीन के पास में है, तो इसको पलटना मुश्किल होता है। यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे है कि जो आदमी खड़ा है उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर है, लेकिन जो आदमी बैठा हुआ है उसका तो सेंटर ऑफ मास नीचे है ना, तो इसको पलटना मुश्किल होगा। तो इसी सेम कंसेप्ट को ढूंढते हैं कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में, ठीक है। ये क्या करेगा, उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो क्या है कि उसको वो ऊंचा बनाए रखेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि नाव को जो स्थिरता होगी वो सुनिश्चित नहीं हो पाएगी, यानी उसका जो सेफ्टी होगा वो नहीं बन पाएगी, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट का वह घटक जिसमें शीघ्र जमने तथा कुछ ही दिनों में यथेष्ट सामर्थ्य अधिग्रहित करने का गुण होता है तथा यह सीमेंट का 50% संघटक होता है कहलाता है। देखिए क्या होता है, जो सीमेंट होते हैं ये क्या है कि कैल्शियम का सिलिकेट होता है, ठीक है, कैल्शियम का एल्यूमिनेट होता है, और ये जिप्सम यानी कि CaSO4.2H2O जिप्सम का फॉर्मूला होता है। ये इन तीनों का मिक्सर होता है सीमेंट, ठीक है। और जो इसके जो मुख्य और घटक होते हैं वो होते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। क्या होते हैं? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि शीघ्र जो जमने का इसका गुण होता है वो इसको अचीव कर पाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। क्या? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी? ये वाला कोई क्वेश्चन दोबारा हमारे सामने आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। देखिए यदि ये एक अवतल दर्पण है तो इस वाले कंडीशन में 6 टाइप से इमेज बनता है। यहाँ पे समझिए कि फोकल लेंथ है, यहाँ पे इसका प्रिंसिपल एक्सिस P है, यहाँ पे R है, ठीक है। यदि इनफाइनाइट पे हमने कोई एक वस्तु रखी है तो इमेज कहाँ बनेगा? F पे बनेगा, यानी फोकस पे बनेगा। यदि R और इनफाइनाइट के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा? R और F के बीच में बनेगा और उल्टा बनेगा।
यदि R पे रखा है तो ये इमेज R पे ही बनेगा। यदि वस्तु क्या है R और F के बीच में रखी है तो जो इमेज बनेगा वो R और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। यदि वस्तु क्या है कि F पे रखी है तो जो इमेज है वो इनफाइनाइट पे बनेगा। लेकिन यदि वस्तु को हम F और P के बीच में रख देंगे तो इस कंडीशन में इमेज दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। अवतल दर्पण में मात्र एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो वस्तु का इमेज है वो सीधा बनता है, वो है जब हम ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं तब। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या सही होगा कि जब ध्रुव और फोकस के बीच में हमको देखना है तो इस कंडीशन में कहाँ पे इमेज बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे बन रहा है, डी ऑप्शन। क्या हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, एक संक्रामक रोग वायरल रोग है जो लार ग्रंथियों में दर्दनाक सूजन का कारण बनता है। इसमें से जो गलसुआ रोग होता है, मम्प्स, इसके कारण क्या होता है, लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। ठीक है, इसका क्या ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। लिम्फ नोड, तिल्ली, अस्थिमज्जा और लिम्फोसाइट्स मनुष्य के शरीर की निम्नांकित में से कौन सी कार्य प्रणाली को निर्मित करते हैं। देखिए, ये जो लिम्फ नोड होते हैं, तिल्ली, अस्थिमज्जा और लिम्फोसाइट, आपने इसमें से यदि आप ध्यान से देखें, जो लिम्फोसाइट होते हैं यही तो हमारे जो इम्यून सिस्टम होते हैं उनको मजबूत करने का काम करते हैं। यदि आप बाकी ऑप्शन से नहीं पहचान पा रहे हैं ये लिम्फ नोड, तिल्ली और अस्थिमज्जा से, तो इससे आपको पहचान लेना चाहिए कि ये जो है ये इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होता है। किसका, इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से हाल ही में उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय समस्याओं को चुनिए। अभी हाल ही में देखिए, बादल फटना, तो ये तो जब से पृथ्वी बनी है तभी से ही, जब से बारिश हो रही है तब से ही बादल फटने की समस्या होती ही रहती है। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में, ये रीसेंट मतलब इमर्ज होने वाली कोई घटना नहीं, ये पुराने टाइम से। भूकंप बहुत पहले से आ रहे हैं, वोल्केनिक इरप्शन से ही तो हमारी ये जो क्रस्ट है उसका निर्माण हुआ है, अधिकतर क्रस्ट का निर्माण हुआ है। तो जब वोल्केनो आएगा तो अर्थक्वेक तो उस समय भी आते रहे होंगे। ठीक है, और बाढ़ भी बहुत पुराने समय से, जब ज़्यादा बारिश हो जाएगी बाढ़ तो आएगी ही। इसमें से जो अभी का नया का कंसेप्ट इमर्ज हो रहा है वो है ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट, ग्रीन हाउस इमेज इफेक्ट है, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, जो ये तीन ऑप्शन है ये रिसेंट इमर्जिंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। तो यानी कि तीसरा, पांचवा और छठा, देखते हैं ये वाला कौन से ऑप्शन में है। तीसरा, पांचवा और छठा, ये कौन से ऑप्शन में हमको दिख रहा है, ऑप्शन सी में। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, यदि आपके पास बीकर में कॉपर सल्फेट का एक जलीय विलयन है, क्या किसका जलीय विलयन है, कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, क्या CuSO4 है। यदि आप बीकर में कुछ लोहे की कील डालें, लोहे की कील डालेंगे तो यानी कि आयरन डाल दिए। ठीक है, 30 मिनट पश्चात क्या होगा कि ये बना लेगा Fe2SO4 बना लेगा, और यहाँ से जो कॉपर का जो आयन होंगे वो बाहर जलीय विलयन में तैरने लग जाएंगे। अब क्या होगा कि जो ये कॉपर होता है, ये कॉपर किस कलर का होता है, कॉपर कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। और जो ये आयरन होता है ये ब्लू कलर का होता है। जो कॉपर के जो आयन है वो नीले कलर के, ये कॉपर के आयन हरा कलर के होते हैं, और जो आयरन के जो आयन है उसका कलर जो होता है वो नीले कलर का होता है। यानी कि स्टार्टिंग में जो जलीय विलयन था उसमें आयरन के आयन थे, जब बाद में रिएक्शन कंप्लीट हो गए उस समय कॉपर के आयन थे। तो इसलिए क्या होगा, रिएक्शन ये फ्रॉम ब्लू टू पेल ग्रीन, यानी कि नीले से फीका हरा में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि क्या ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ताप में वृद्धि करने पर नीचे दिए गए किस समुच्चय की परिघटनाओं में वृद्धि देखी जाएगी। देखिए, जब ताप में वृद्धि होगी तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, लेकिन जो विलेयता है, विलेयता घटती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। वाष्पन बढ़ेगा, विसरण बढ़ेगा, लेकिन जो गैसों की विलेयता है वो भी घटेगी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और जो तीसरा वाला है गैस, ये क्या होगा, इसमें भी ये है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ये इसमें से सही कौन सा होगा,
कि वाष्पन बढ़ेगा, डिफ्यूजन बढ़ेगा यानी विसरण बढ़ेगा, और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस यानी गैसों का प्रसार बढ़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन क्या पूछा था कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर किस समुच्चय की परिघटनाओं में वृद्धि हो जाएगी। तो यानी वृद्धि किस में होगी, इवेपोरेशन में, डिफ्यूजन में, और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस यानी गैसों के प्रसार में। और जो बाकी का ऑप्शन गलत है, क्योंकि सब में विलेयता यानी घुलनशीलता, घुलनशीलता क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है कि ये जो विलेयता होती है ये कम होती है। ठीक है, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है जो लार रस स्रावित करती है। इस लार रस में उपस्थित एंजाइम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि यहाँ मुख से ही तो हमारा स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। यदि स्टार्च का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है तो यानी कि इसका क्या ऑप्शन सही होगा, स्टार्च को सरल शर्कराओं में बदल देता है। क्या करता है, स्टार्च को ये सरल शर्करा में बदल दे रहा है। लार ग्रंथि का क्या काम है, स्टार्च को तोड़ना या स्टार्च का पाचन करना, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। बायोगैस किससे मिलकर के बनती है, मेनली ये मीथेन से मिलकर बनती है। किससे, मीथेन से मिलके बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर जो होता है उसमें खाना जल्दी पक जाता है, क्यों। देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, क्या जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ने पर क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। जब हम किसी ऐसे खुले बर्तन में खाना बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो उतना प्रेशर बन नहीं पाता, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए खाना देर से पकता है। लेकिन जब प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो खाना जल्दी पक जाता है। तो इसमें से क्या ऑप्शन सही हो सकता है, इसमें देखिए, इसमें से जो यदि आप देखेंगे तो जो ऑप्शन ये है कि कुकर में बंद जलवाष्प द्वारा आरोपित दाब जल के क्वथनांक में वृद्धि कर देता है। क्या कर देता है, ये इसके बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को बढ़ा देता है। तो यानी कि जो ऑप्शन ए है वो वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ए सही है। ठीक है, डबल रोटी और केक में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र किस गैस के बुलबुलों के कारण बनते हैं। देखिए जो डबल रोटी और केक होता है उसमें देखते होंगे कि छिद्र ऐसे पाए जाते हैं ना, उसमें जो छिद्र बनते हैं वो बनते हैं किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग फूड आइटम। और कह रहा है कि निम्न में से कौन आयोडीन विलयन के साथ परीक्षण करने पर काला नीला रंग देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, आयोडीन विलयन के साथ परीक्षण किए जाने पर कौन सा काला नीला रंग देता है। देखिए जब आयोडीन जो होता है इसको स्टार्च मिलता है, क्या मिलता है, स्टार्च, या स्टार्च को जब हम आयोडीन विलयन में मिलाते हैं तो वो काला नीला रंग का विलयन देता है। इस कंसेप्ट को आप याद रखेंगे कि जब स्टार्च को हम किसके साथ मिलाते हैं, आयोडीन विलयन में मिलाते हैं तो वो काला नीला रंग प्रदान करता है। तो अब आप इसमें से ढूंढिए इन चारों ऑप्शन में से किस किस में स्टार्च उपस्थित है। जैसे ब्रेड का टुकड़ा होता है, इसमें भी स्टार्च है, और जो आलू होता है उसमें भी ये स्टार्च होता है। लेकिन जो ग्लूकोज होता है इसमें स्टार्च नहीं होता, नारियल के तेल में स्टार्च नहीं होता। यानी कि क्या ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन 1 और 2, यानी ब्रेड का टुकड़ा और उबला और मथा हुआ आलू। यानी कि क्या ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। क्या सही होगा, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपूर का शोधन किस प्रकार द्वारा किया जाता है। देखिए कपूर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही ये एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये लिक्विड में बिना कन्वर्ट हुए डायरेक्ट ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन की क्रिया बोलते हैं। जबकि और जितने भी हैं, जैसे पानी है तो यदि स्टार्टिंग में बर्फ़ है, वो क्या है, बर्फ़ है, तो उसको जब पिघलाएंगे पहले पानी बनेगा, तब वो क्या बनेगा, वेपर बनेगा, है ना। पहले वो आइस था, फिर वाटर बना, तब वेपर बना। लेकिन ये
कपूर के साथ ऐसा नहीं होता, ये सॉलिड होता है, सॉलिड से सीधा गैस में चला जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन क्रिया बोलते हैं। ठीक है। किसी गैलरी में कोई दर्शक किसी स्तर समतल दर्पण की ओर 2.5 मीटर पर सेकंड यानी 2.5 मीटर पर सेकंड चाल की स्पीड से गति कर रहा है तो दर्पण के सापेक्ष दर्शक के प्रतिबिंब की चाल होगी। देखिए, ये एक समतल दर्पण लगा हुआ है, यहाँ पे कोई एक इंसान है। ठीक है। ये इसकी ओर चलना शुरू करता है तो ये क्या होता है कि ये जिस स्पीड से चलेगा इसका इमेज, इसमें भी इसका इमेज बन रहा होगा। ठीक है। जो इमेज बन रहा होगा इसकी ओर 2v से आता हुआ दिखाई देगा। यदि ये मतलब कि मिरर की ओर v स्पीड से चल रहा होगा तो इसका इमेज इसको अपनी ओर 2v की ओर से आता हुआ दिखाई देगा। सेम कंसेप्ट यही देखेंगे कि यदि वो 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो ये इसको किस स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा? 2v, यानी कि 2 × 2.5 कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड। क्या होगा? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आता हुआ वो उसको दिखाई देगा। तो क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई लकड़ी का गुटका जल के पृष्ठ पर तैर रहा है, तैरते समय इस गुटके का आभासी भार होगा। जी, इस क्वेश्चन को भी हम दोबारा देख रहे हैं। दोबारा क्या है, ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है। आर्किमिडीज का जैसे सिद्धांत है, आप लोग इसको एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आर्किमिडीज के सिद्धांत में किसी भी तैरती वस्तु में या फिर डूबी हुई वस्तु में जो उसका वस्तु के भार में कमी आता है वो उसके द्वारा हटाए गए पानी के द्रव्यमान के बराबर ही, मतलब कि जो उसके तो आभासी भार में कितना कमी होगा, वो जितना जल को वो विस्थापित करेगा। और जल को वो कितना विस्थापित करेगा? जितना कि वो वाटर, ये ऑप्शन ए सही होगा। जितना वो वाटर को डिस्प्लेस करेगा उसके उतने ही आभासी भार में कमी आएगी। ठीक है। जो आभासी भार में कमी जो देखने को मिल रही है वो यही के बराबर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड कोड को अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी के अनुसार विद्युत आपूर्ति के लिए प्रयुक्त तारों की विद्युत रेखी आवरण इस प्रकार का होता है। देखिए, ये सेम मतलब कि लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन ये कलर कोडिंग पे, वायर के कलर कोडिंग पे कंसेप्ट पे जो अभी आरओ कैंसिल हुआ था यूपीपीसीएस वाला, उसमें सेम मतलब पैटर्न पे क्वेश्चन आया था। ठीक है। इसी कलर कोडिंग पे ही ये क्वेश्चन आया था। तो वो वाला क्वेश्चन क्या था कि वो क्वेश्चन में क्या होगा कि जैसे जो रेड कलर होता है वो होता है कि लाइव वायर के लिए, यानी कि उसमें विद्युत करंट चल रही है। तो यानी कि जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। ठीक है। जो मतलब कि न्यूट्रल वायर होता है वो ब्लैक कलर का रखा जाता है। जो अर्थ वायर रखते हैं वो हम उसको रखते हैं ग्रीन वायर को। ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है। इसी को बोलते हैं कलर कोडिंग ऑफ वायर, यानी कि जो रेड कलर का होगा वो लाइव वायर होगा, जो ब्लैक कलर का होगा वो न्यूट्रल वायर होगा, जो ग्रीन कलर होगा वो अर्थ वायर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख। जब कोई किसान अपने खेत में एक ही समय में 2 या 2 से अधिक फसल उगाता है तब इस कंसेप्ट को कहा जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या बोला जाता है उसको? मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी कि क्या सही हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में केंद्रक किसके द्वारा कोशिका द्रव्य से पृथक होता है? सपोज करिए कि ये हमारी एक कोशिका है। ठीक है। इसमें यहाँ पे केंद्रक उपस्थित है और केंद्रक के चारों ओर क्या है कि कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। तो अब यहाँ पे केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाएगी, है ना। अंदर की ओर झिल्ली के अंदर क्या है? केंद्रक है और इस झिल्ली के बाहर क्या है? कोशिका द्रव्य है। तो इन दोनों को अलग कौन कर रहा है? यानी कि केंद्रक को और कोशिका द्रव्य को, यानी वो अलग हैं किसके थ्रू? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी केंद्रक झिल्ली के थ्रू वो अलग अलग हैं। ठीक है। शाकाहारी खाने में प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सबसे बड़ा स्रोत कौन है? पल्स, यानी दालों का योगदान सबसे ये बेहतर माना जाता है। ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे कि इस समय दाल उत्पादन में इंडिया में टॉप पे कौन सा स्टेट इंडिया में टॉप पे है। ठीक है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन कौन सा देश
करता है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि दाल उत्पादन में जो स्टेट है इंडिया में कौन सा स्टेट टॉप पे है और कौन सा वर्ल्ड में कौन सी कंट्री टॉप पे है। ठीक है, तार का सबसे उत्तम चालक क्या होता है? तार का बेस्ट कंडक्टर होता है, बेस्ट जो चीज़ होती है तार बनाने के लिए वो होता है चांदी। लेकिन चांदी इतनी महंगी है, हम उसका तार कहाँ ही बना सकते हैं, है ना। इंद्रधनुष में सीमांत रंग होते हैं यानी बाउंड्री कलर्स। इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? टोटल 7 होते हैं। कौन कौन से? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। कौन से पूछा? बाउंड्री कलर्स। बाउंड्री पे कौन से है? एक तो वायलेट है और एक इस तरफ क्या है? रेड है, यानी कि दोनों क्या होंगे? बाउंड्री कलर्स होंगे। तो यानी कि क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। कौन सा? वायलेट एंड रेड। ठीक है, आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू।